ख़वातीनो हज़रात, कहकशां के सितारों की आज की महफिल में एक और बहुत ही चमकता हुआ सितारा फरीदून शहरियार। फरीदून एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सोशल मीडिया के ऊपर बॉलीवुड हंगामा नाम के एक पोर्टल है, उसके लिए काम करते हैं और इसके यूट्यूब पर तकरीबन कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और फरीदून ने जिस कम उम्र में ये मकाम हासिल किया है, उसके लिए अमूमन एक उम्र दरकार है, लेकिन फरीदून ने बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत ऊंचा मकाम यहाँ पर जर्नलिज्म में हासिल कर लिया है। इनके तकरीबन 2.25 लाख ट्विटर पर और तकरीबन 1 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं और इन स्टैटिस्टिक्स के साथ ये खुद एक सेलिब्रिटी हैं। बॉलीवुड का शायद ही कोई ऐसा स्टार, सुपरस्टार होगा जिसको फरीदून ने इंटरव्यू नहीं किया हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, कटरीना कैफ हो, नसीरुद्दीन शाह हो, एटसेट्रा। लिस्ट इज एंडलेस। तो फरीदून, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ज्वाइनिंग। वेलकम फॉर द इन द शो। Thank you very much, Mujib bhai. Thank you very much. It's an honor. वालेकुम अस्सलाम। फरीदून, एक आपके लिए मैं एक ट्वीट किसी ने किया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, छोटा सा है। उसमें ये लिखते हैं कि एम आई द ओनली वन हु थिंक्स फरीदून हैज डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स ऑफ इंटरव्यूइंग पीपल, his tone or respect towards the person he is interviewing, it's hard to put in words, but altogether a different feeling while watching his interviews. Truly gem of the personality. And Faridun, I can vouch for this tweet क्योंकि मैं खुद जब आपके इंटरव्यूज देखता हूँ यूट्यूब पर या और दूसरे किसी पोर्टल के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि अमिताभ बच्चन किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने घर के किसी फर्द से बात कर रहे हैं। जिस ईज के साथ लोग आपके सामने बैठते हैं, तो इट इज नॉट यूजुअल। क्या क्या गुरु मंत्र है, क्या जादू करते हैं आप? मुझे भाई 1 मिनट थोड़ा दरवाजे को मैं सेट कर लूं, ये हल्का सा आवाज कर रहा है। जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है, टाइम। जी, सॉरी। नो नो, इट्स सो फाइन। नहीं, थैंक यू वेरी मच मुजीब भाई फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मुझे भाई कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई मे बी आई थिंक एक तो फैक्टर ये है कि मैं करीबन 15 साल से मैं बॉलीवुड हंगामा में हूँ, और उससे पहले मैं करीबन 1-1.5 साल में इंडिया गेट्स में था। बाकी मुझे जर्नलिज्म में करीबन मुझे 23 साल हो चुके हैं अब तक। तो मेरे ख्याल से उसका शायद कंफर्ट फैक्टर का मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि मैंने वही कॉन्शियसली कोशिश ये करी है कि जितना हो सके गॉसिप जो एक एलिमेंट है फिल्म जर्नलिज्म में, मैंने उससे दूर रहने की कोशिश करी। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से सभी स्टार्स को इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको मिसरिप्रेजेंट नहीं करूंगा, कि अगर जो उन्होंने बात कही है तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई ट्राई एज मच एज आई कैन कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स उनके हैं तो वही जो है वो हेडलाइन के अंदर आने चाहिए, वही सामने ट्वीट है उसमें वो चीज आनी चाहिए। तो उसको बेसिकली एक उसमें मसाला लगा के और उसमें कुछ एडिशनल, बिकॉज बहुत से बार क्या होता है कि इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं मीडिया में कि ये इनके कहने का मतलब था ना। दिस इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो सिर्फ एक ज्यादा टीआरपीस के लिए, ज्यादा एक अटेंशन अट्रैक्ट करने के पॉइंट से वो चीजें की जाती हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो आपका एक जो भरोसा होता है वो स्टार्स के साथ में, किसी के साथ में भी, वो आपका टूट जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉशियस होंगे, हो सकता है कि वो आपसे बात भी नहीं करें। बहुत बार इस तरीके से हुआ है कि बहुत से आर्टिस्ट ने सर्टेन चैनल्स को, सर्टेन प्लेटफॉर्म्स को बॉयकॉट कर दिया है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे बिकॉज ये गलत तरीके से उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है। तो वो मुझे लगता है कि एक मेरी बड़ी बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस कोशिश रही है कि गलत बयानी ना हो अननेसेसरली। जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मेरे बारे में कोई चीज गलत बयानी की जाए, तो मैं किसी और के बारे में भी करूँ। और दिस इज समथिंग जो मैंने काफी बार मैंने कहा है पहले भी कि I'm fine with coming second. I'm not very eager to come first and lose the credibility. I'd rather come second, but be slow and steady and earn the trust of people around me. तो मुझे लगता है कि आई थिंक शायद यही फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से
ये जिन्होंने ये ट्वीट लिखा है उनको ऐसा लगता है, या आप जो लोग देखते हैं उनको एक कंफर्ट फैक्टर लगता है। और बाकी ये कि मुझे फिल्मों में दिलचस्पी हमेशा से रही है, और मुझे बड़ा कॉन्शियसली क्या होता है कि मैं एक्टर से या स्टार से या डायरेक्टर से मैं उनसे उनसे फिल्मों के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये चीज बहुत ऑड लगती थी जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, कि जो फिल्म जर्नलिज्म है उससे रिलेटेड एक जो एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे किसी के साथ में बैठे तो उनका भाई वो ये उसका किसके साथ में अफेयर हो रहा है और वो बताओ वो किस कहाँ कर रहा है। सो लोगों का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि फिल्म जर्नलिज्म या फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन Right. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, या जैसे व्हेन यू मस्ट हैव बीन ग्रोइंग अप, हमारे लिए फिल्मों से हमने बहुत कुछ सीखा है over the years, because एक इतना पावरफुल मीडियम है कि that one learns from it. It's simplified way of entertainment. आप उसे डायलॉग से सीखते हैं, आप गानों की लिरिक्स से आप कुछ सीखते हैं, सीन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे लिए मेरा एक थोड़ा सा एक डाइकोटमी होती थी कि यार ये कुछ और कह रहे हैं और मेरा अप्रोच, मेरा जो सोच है वो कुछ और है। So that is why consciously मैंने थोड़ा सा जितना हो सके कोशिश कर रहा है कि मैं गॉसिप कल्चर से अलग रहूं, लेकिन I still make sure that my interviews they are entertaining. हम लोग के क्विजेस हम लोग रखते हैं, हम लोग रैपिड फायर रखते हैं, and we make sure that people have a good time and they are not getting bored, because you cannot bore people. Correct. You have to hold people's attention. So थोड़ा जद्दोजहद है, कोशिश जारी है। नहीं, बहुत आप इसमें माशाल्लाह कामयाब हैं, इसलिए कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग, बिल्कुल एकदम एक बड़ी ही कैंडिड, बहुत ही कैजुअल सी अप्रोच होती है। अमिताभ बच्चन साहब का मैंने इंटरव्यू देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अपने दिल की बात वो कह रहे हैं। इट वॉज नॉट कहीं पे उसमें कहीं प्रोफेशनलिज्म वाली बात नहीं थी कि इससे बात खत्म करूं और फिर मैं अपने काम के लिए जाऊं। ही वॉज कंफर्टेबली सिटिंग एंड देन आंसरिंग योर क्वेश्चंस। अच्छा फरीदुन, ये बताइए कि आप, मैं दो सवालों को एक साथ जोड़ देता हूं। एक तो ये कि जो आपकी जर्नी थी अलीगढ़ से मुंबई तक की, और उसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि क्या ये जर्नलिज्म आप डिसाइडेड थे बहुत अर्ली एज से? बिकॉज आई रिमेम्बर कि यू आर वेरी मच इनटू फाइन आर्ट्स, आप लिखते बहुत अच्छा थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक नज्म आपसे अपनी एक मैगजीन के लिए लिखवाई थी और वो मेरे पास अब तक है, पुरानी बात है। तो ये जो फिल्म जर्नलिज्म है, it was deliberate or it just happened accidentally? भाई क्या था कि when I was growing up, तो अब मेरे बड़े भाई ने मुझसे एक बात कही कि अखबार पढ़ा करो, चाहे तुम्हें जो भी पेज पसंद है। अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स पढ़ो, और जब पढ़ते रहोगे तो काफी चीजों के बारे में मालूमात हो जाएगी। अगर फाइनेंस में दिलचस्पी है तो फाइनेंस का पेज पढ़ो, अगर और कोई पेज में दिलचस्पी है तो वो पढ़ो। तो जब पढ़ते रहोगे डेली बेसिस पे तो तुम्हें अपने आप से बहुत से टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगेगी एंड नॉलेज में इजाफा होगा। अब आपको याद है कि 90s में या लेट 80s में न्यूज़पेपर वाज द ओनली मींस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए। जो न्यूज होती थी वो दूरदर्शन की न्यूज होती थी और बहुत ही ज्यादा वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होती थी, उसमें आपको बहुत कोई वैरायटी नहीं होती। सो वो कॉन्शियसली मैं अखबार पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा चस्का था, मतलब डेली बेसिस पे आई हैड टू रीड न्यूज़पेपर। फिर करीबन आई थिंक 10th 11th में 11th 12th में मैंने अखबार में मैंने लेटर्स भेजना शुरू कर दिया। लेटर्स टू द रीडर, आपको याद होगा। अब तो खैर वो सब वो चीजें रही नहीं। पहले आपको याद होगा पूरे लेटर्स, बड़े लंबे चौड़े लेटर्स का पूरा एक अलग सेक्शन होता था, उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। I used to write, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन होता था उसमें अखबार के अंदर जो है जी। तो उसमें मैं काफी लेटर्स भेजता था, कुछ मेरे उसमें पब्लिश होना शुरू हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में लेटर पब्लिश हुआ। तो अब मेरे जो मामू हैं तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो वो उन्होंने तारीफ करी। अब ही समवन हु डजंट रेज इजीली, मैंने कहा ये तो सही चीज हुई। सो वो एक होता रहा। एंड फिर मैंने जब मैं 12th में था तो मेरे पास पीसीएम था। नाउ यू नो व्हाट पीसीएम इज। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था नहीं, मुझे साइंस से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे इंजीनियरिंग, मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा मुझे आर्ट्स में जाना, एंड माय पेरेंट्स सपोर्टेड दैट। हमारे पेरेंट्स ने कभी किसी चीज में वो नहीं करा। तो जब मेरा 12th खत्म हो गया तो मैंने फिर ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में इंग्लिश ऑनर्स मैंने करना शुरू किया, और हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक्स मेरे पास सब्सिडी थे ना। वो 3 साल जो हैं मेरे इतने जबरदस्त गुजरे हैं मुझे भाई, कि वो क्लासिकल म्यूजिक की मैं प्रैक्टिस करता था। बाकी जैसे आपने बताया कि I was writing a lot in English and was getting published in a lot of magazines
लिटिल मैगजीन्स कहते हैं इंडिया में, और उसके बाद मैंने यूके भेजना शुरू किया, तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा फेज होता था। 11 दिन लगते थे लेटर जाने में, फिर 11 दिन लगते थे वहां से लेटर आने में। उसका तो इंतजार वो रहता एक, था। जी जी, तो वो सब पोएम्स पब्लिश होना शुरू हो गई। बाकी ये कि परफॉर्म काफी करते थे। अपनी क्लासेस में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी अटेंडेंस जो है वो इतनी हाई कभी हो सकती है। तो मैं बड़ा रेगुलर था। तो वो अच्छा। उसमें करते करते मुझे, अच्छा, हमेशा से मुझे फिल्म्स के बारे में, फिल्म्स का बहुत शौक। मुझे ये होता था कि आदमी साजन देख ले, उसके बाद जिंदगी रहे भी ना भी रहे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। साजन एक बार देख ली, वो साजन का सलमान खान की आने वाली। तो उस तरीके का मेरा अप्रोच होता था। एंड आई यूज्ड टू राइट व्हाट आई फील अबाउट। मेरे पास एक मैगजीन, एक किताब होती थी, तो मैं उसमें लिखता था कॉपी में। ऐसे जब मेरे ग्रेजुएशन खत्म होने वाला था, फिर ये था कि इसके बाद क्या प्लान है, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कोर्स का आया। तो मैंने उसमें अप्लाई करा, तो इत्तेफाक से फिर उसमें उन्होंने रिटन के लिए मुझे बुलाया। तो रिटन के लिए मैं गया, तो पूरे ऑल इंडिया उसमें हुए थे, करीबन 35 सेंटर्स में इंडिया में। तो उसमें वो रिटन मैंने क्वालिफाई कर लिया। फिर उसमें इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर लिया। फिर वहां पर मैंने करीबन 9 महीने कोर्स किया। तो अब वो 9 महीने में उसमें वो कमाल का एक्सपीरियंस था कि वो अरुंधति रॉय जो है, वो शुरू में एकदम अरुंधति रॉय ने आके हमें लेक्चर दिया। तो उसमें वो बेसिकली कोई एक रेगुलर कोर्स नहीं था। उसमें ये था कि जितने भी जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं मीडिया इंडस्ट्री के, वो आते थे और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। एंड दे यूज्ड टू लेट यू आस्क क्वेश्चंस टू देम। तो मनीष शंकर अय्यर आते थे हमारे वहाँ, काफी लेक्चर्स मनीष शंकर अय्यर ने लिए। सिद्धार्थ वरदराजन आजकल वायर में, सिद्धार्थ वरदराजन टाइम्स ऑफ इंडिया में थे उस वक्त, उन्होंने काफी लेक्चर्स दिए। फिर उसके बाद फिर करण थापर, उन्होंने एक वीडियो की वर्कशॉप करी हम लोगों के साथ में। संडे रिव्यू में इंटर्नशिप हुई 1 महीना, वहां पर उसमें 3 मेरी बायलाइंस आई, 3 आर्टिकल्स छपे उसके अंदर संडे रिव्यू में। तो उस वक्त जेरी पिंटो और बच्ची करकारिया तो आप जानते होंगे, तो वो एडिटर थी संडे रिव्यू की। तो उनके अंडर में काम किया। ऐसे लोगों के साथ में काम करने में भी बहुत कुछ सीखा। तो अब ऐसे ऐसे जर्नी हुई। फिर सन मैगजीन, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखना शुरू कर दिया, इवन जब कोर्स खत्म होने से पहले। फिर सन मैगजीन में काम किया, एशियन एज में काम किया। तो ऐसे ही उसमें जो एक्सपर्टीज मेरा होता जा रहा था, वो कहीं ना कहीं थिएटर में मैं रिव्यूज कर रहा था, फिल्म के बारे में लिख रहा था, फिल्म के रिव्यूज कर रहा था, इंटरव्यूज मैंने करना शुरू कर दिया। मनोज वाजपेयी उस वक्त सत्या आई थी उनकी, तो सन मैगजीन में एक इंटरव्यू किया था मनोज वाजपेयी के साथ में। तो ये सब होने लगा। फिर बॉम्बे आए। बॉम्बे में मैंने कुछ टाइम, मैंने जद्दोजहद जो एक इंसान की अपने को स्टैब्लिश करने की होती है, उसमें मैं रहा। तो मैंने 2 किताबें लिखी एज अ घोस्ट राइटर। तो वो मैंने पैसा ऐसा कमाया, मैंने मकान बॉम्बे में खरीदा। तो वो यूके का एक, उसमें एक किताब जो है यूके के एक क्लाइंट थे, तो उनके लिए लिखा। तो वो पैसा ऐसा उसमें अच्छा मिला, एंड आई मैनेज टू बाय अ हाउस इन बॉम्बे। देन आफ्टर दैट, लेकिन वो किताबें लिखने की वजह से एक चस्का हो गया लिखने का, बिकॉज आदत हो गई थी हर वक्त के हिसाब से, रोजाना के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट लिखना होता था। तो फिर फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। काफी यहाँ पर जो उस वक्त अभी ये वेबसाइट्स आना शुरू हो गई थी, तो फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी। फिर एक वेबसाइट थी indiaglitz.com करके, उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे में स्टैब्लिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी साउथ में स्टैब्लिश थे वो, तो हम आपको चाहते हैं दैट यू हेड इन बॉम्बे। तो मैंने, आई जॉइंड इट। नाउ दे वर वेरी कीन ऑन वीडियोस। मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, जब लोगों ने सुना भी नहीं था कि इंटरनेट के ऊपर आप वीडियोस देख सकते। लेकिन सिंस वो चेन्नई बेस्ड थे, और चेन्नई में आईटी का सारा रेवोल्यूशन पहले कहीं ज्यादा उरूज पे था, दे वर वेरी कीन। तो रिलक्टेंटली मैंने फिर उनके लिए वीडियोस करना शुरू करे कि हम लोग फिल्म्स के रिव्यूज करते, फिल्म के ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन करते थे, इंटरव्यूज करने शुरू किए। तो वो फिर नोटिस किया इंडिया एफएम ने। ये जो बॉलीवुड हंगामा पहले इंडिया एफएम कहलाता था, दैट वाज अ नंबर 1 पोर्टल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं उनके लिए पहले फ्रीलांसिंग कर चुका था। तो उन्होंने कहा कि अब हम वीडियोस का हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ब्रॉडबैंड का, एंड वी वांट यू टू हेड इट, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस। सो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं वीडियोस का, आज के टाइम में मेरी पहचान वीडियोस की वजह से बन चुकी है, लेकिन मैं बहुत रिलक्टेंट था वीडियोस करने के लिए, बिकॉज मेरा बेसिकली एक्सपर्टीज प्रिंट में था। मतलब आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स, एंड दैट वाज माय पैशन, कि मुझे उसमें मजा आता था। मैं मतलब आधे घंटे में मैं आराम से आर्टिकल में पूरा लिख सकता हूँ, जिसमें लोगों को घंटों लगेंगे। तो वो रिलक्टेंटली फिर उसमें किया, फिर वो ज्वाइन कर लिया। वहां पर ये है कि अभी शुरू में एकदम कटरीना कैफ का इंटरव्यू हो गया, और इस तरीके से विदु विनोद चोपड़ा का एक इंटरव्यू हो गया, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल हुआ। अब वो आधा घंटा लगता था 5 मिनट की वीडियो को बफर होने में, लेकिन वो लोगों ने इत्तेफाक से देखा उसको। एंड
फिर उसमें फर्स्ट टाइम जो किसी इंटरव्यू में मैं सामने मतलब वीडियो में दिखा मैं, वो माधुरी दीक्षित के साथ में था। अब वो हमारे जो जो बॉस हैं वो ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव, कि अगर वो आपको एक सपोर्टिव बॉस ना मिले तो आप, मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर सकते। तो ही वाज वेरी सपोर्टिव, ही सेड कि आप करिए, मतलब यू डूइंग इट फाइन। तो वैसे फिर जर्नी शुरू हुई इंटरव्यूज करने की, एंड बीइंग द फेस ऑफ, इट वाज कॉल्ड इंडिया एफएम अर्लियर, देन इट वाज कॉल्ड बॉलीवुड हंगामा आफ्टर फ्यू इयर्स। तो वो करते 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 वो फिर लगे रहे उसी के अंदर। बहुत से लोग कहते थे कि न्यूज चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, वेबसाइट में क्या कर रहे हो। वेबसाइट को लोग काफी हिकारत से देखते थे कि भाई ये तो लोली चीज है, न्यूज चैनल इज द इन थिंग। लेकिन अब वो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई न्यूज चैनल्स में क्या होता था, न्यूज चैनल्स में डिमार्केशन होता था कि या तो एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए या तो 2 मिनट का आपको एक मिलेगा स्लॉट, या 5 मिनट का मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ये था कि हम अगर 25 मिनट का इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम पूरा डाल सकते हैं। सही है। तो एक फ्रीडम वो ज्यादा थी, कहीं ज्यादा फ्रीडम थी, एक फोकस्ड अप्रोच थी। न्यूज चैनल में तो आप हर चीज आपको डालना है, एंटरटेनमेंट इज जस्ट वन पार्ट। तो वो करते 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 वो हमारे वालिद का एक शेर है कि जो जहां है कदम जमाए रहे, जो जहां है कदम जमाए रहे, न जाने कब ये जमीन चलने लगे। क्या बात। तो अब हमारी वाइफ कहती थी कि भाई पड़े पड़े पत्थर ही भारी हो जाता, तो हमने कहा लगे रहो लगे रहो। अब वो ग्रेजुअली फिर क्या हुआ कि वो डिजिटल का इतना स्कोप हो गया कि हम लोगों को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ हम लोगों को मिलना शुरू हो गया। कि अगर पीकू के लिए दीपिका पादुकोण के साथ में सबसे पहले हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उसके बाद आज तक नहीं किया, या और न्यूज चैनल्स ने किया सबसे पहले, लेकिन हमने किया 40 मिनट हमको मिले उसके। That was just, I'm just giving an example कि that how things gradually changed। फिर अभी तो डिजिटल का उरूज ये है कि बहुत से अखबार बंद हो चुके हैं, लेकिन डिजिटल कोरोना में तो स्पेशली और ज्यादा उरूज पे जा रहा है कि उसका डिजिटल की जो रैंकिंग बढ़ती जा रही है। तो इत्तेफाक की बात है कि वो करते 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 जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वीडियोस में कर सकता हूँ, अभी आज के टाइम में माशाल्लाह से यूट्यूब पे हजारों वीडियोस। जब स्टार्ट किया था तब यूट्यूब ही नहीं था, उस वक्त हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा सिर्फ हमारा वीडियो प्लेयर था इंडिया एफएम का, वो था। मतलब सर्टेन इंटरव्यूज जो हमने उस टाइम पे किए हैं वो हम हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। कटरीना कैफ का जो नमस्ते लंदन के लिए किया है, या आमिर खान का जो गजनी के लिए किया है, अब आमिर खान को जो गजनी के लिए किया है वो हमारे पास नहीं है, अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर किया। अच्छा, गजनी इज 2008 और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी है, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वीडियो से मुझे दिलचस्पी नहीं थी, इट वाज अ रिलक्टेंट थिंग। लेकिन वो करते 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 और सिर्फ अपने गलतियों से सीखते सीखते, बस ये जद्दोजहद ये थी कि आप कोई भी काम है, आप अगर आप उसको करना चाहें तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको नयापन खुद तलाश करना। बहुत से लोग कहते हैं कि अब यार क्या नया कर सकते हो मीडिया में, आप क्या कर सकते हो, वही आपको लोगों से इंटरव्यू करना है, वही उसमें नयापन क्या है। मुझे लगता है आप कोई भी चीज करें आप उसमें नयापन कर सकते हैं। और खुशकिस्मती ये है मुजीब भाई कि मैं बड़े कमाल के लोगों से मैं मिला हूँ, इंडस्ट्री में बड़े कमाल के लोगों से मैं मिला हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आशा भोसले जी ने मुझसे कहा, आशा भोसले जी के साथ में काफी मैंने इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, जबरदस्त उनके साथ में कॉन्वर्सेशंस रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हर गाने को जो मैं गाती हूँ उसको मैं अपना पहला गाना मानती हूँ। मेरे अंदर वही एक जद्दोजहद होती है, वही एक नर्वसनेस होती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जब मैं रात में नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग है, मैं घबराहट होती है कि मैं कैसे करूंगी। स्टूडियो जा रही हूँ तो अपना रियाज प्रॉपर्ली मेरा हो चुका है, मैं नुएंसेस को समझने की कोशिश कर रही हूँ, घबराहट है मेरे अंदर। फिर वहां पहुंच के रिकॉर्ड म्यूजिक कंपोजर से नुएंसेस समझने की कोशिश की, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। लिरिसिस्ट से पूछना कि ये तलफ्फुज मेरा सही है कि नहीं सही है। फिर रिकॉर्डिस्ट से पूछना कि ये जो मैंने मुर्की ली थी क्या ये सही साउंड कर रही है, क्या इसको और बेटर कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि आज भी 87-88 की उम्र पे आशा भोसले का शो दुनिया में कहीं पर भी होता है, आप तो जानते हैं, वो हाउसफुल जाता है और लोग कोई चैरिटी नहीं करते। सही, वो मेरिट पे है, वो देखना चाहते हैं कि हाँ यार ये कुछ कमाल करेंगे। दुनिया में कौन सा आर्टिस्ट किसी भी मुल्क में वो इस तरीके की कमाल कर सकता है, और आवाज अभी भी वही जादू है। मेरे ख्याल से वो जो मेरे गुरु मंत्र वाला सवाल था उसका जवाब ये आपने अब दिया है आकर के, कि वो जो कमिटमेंट वाली जो चीज है ना वो अगर ताजा रहे, वरना एक कॉम्प्लेसेंस हो जाती है आदमी थोड़ा सा एक रूटीन में जब आप काम करते रहते हैं तो जो मोनोटनी है वो खुद आदमी को नीचे ड्रैग करती है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो आई थिंक दैट कीप्स यू गोइंग। तो फरीदुन मैं ये पूछ रहा था कि आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे आपने खुद बताया कि आपका जो पहली चॉइस है वो
लिखना है, और प्रोज भी मैंने आपका पढ़ा है, पोइट्री भी पढ़ी है, और बेहतरीन आप गाने भी गाते हैं। जिस स्केल के ऊपर आप गाते हैं, अमूमन अमूमन बहुत प्रोफेशनल सिंगर्स को भी मैंने नहीं देखा जिस स्केल से आप उठाते हैं गाना। तो ये बताओ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुद ये चाहे कि भाई मैं फिल्मों में अब एक्टिंग करूं? नहीं, देखिए फिल्मों में एक्टिंग का ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा। मुझसे काफी बार मुझसे मुझसे कहा है, लेकिन क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग आपको सब्ज़बार बहुत दिखाते हैं, तो उसमें बट वो एक इल्यूजन है, उसमें पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। बट एक्टिंग से ज्यादा मुझे मुझे काफी बार मुझे कहा गया है कि दैट फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। अच्छा। और मतलब मुझे काफी सीरियस किस्म के मुझे ऑफर्स भी मुझे हुए हैं, और मतलब एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर्स ने मुझे कहा है कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप बताइए। हम मतलब एक्टर्स ने कहा है कि दैट इफ यू हैव अ स्क्रिप्ट एंड इफ यू वांट टू देन वी वुड वांट टू वर्क इन योर। लेकिन मैंने कभी उसके बारे में मैंने सोचा नहीं। एंड वंस अगेन यही है कि हमारे वाले साहब कहते थे कि भाई दो कश्तियों में एक साथ सवारी नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो उसमें आप एक काम करें लेकिन दिल लगा के करें तो अच्छा होगा। मजा इसके कि आप साइमल्टेनियसली आप, बिकॉज क्या होता है मुझे भाई, आपको भी इस चीज का अंदाजा है कि अभी क्या होता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो होती है ये इट्स अ वेरी कट थ्रोट वर्ल्ड। और अभी जो माशाल्लाह से जो एक रिस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि एक्टर्स का जो एक दे आर इन्वॉल्व और एक कमिटमेंट है वो जो आपको दिखता है, तो वो कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी होता है कि भाई उनको पता है कि यार ये स्ट्रगल नहीं कर रहा। ये अभी इंटरव्यू के बाद में हमें अपनी स्क्रिप्ट नहीं हमें थमा देगा कि प्लीज मेरी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए और क्या मेरे आप फिल्म में आप। सही। बिकॉज क्या होता है बहुत से मीडिया में जो लोग होते हैं वो इसको एक स्टेपिंग स्टोन तरीके से लेते हैं, या तो मार्केटिंग में जाने में कि वो किसी प्रोडक्शन हाउस में मार्केटिंग में लग जाते हैं, या फिर वो फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर इन्हीं सब चीजों की उनकी कोशिश होती है। तो वो मैंने कॉन्शियसली मैंने नहीं किया। तो ये मतलब ये अब जैसे सिंगिंग का अगर है तो मेरा शौक है, तो मैं उसको मिक्स नहीं करता हूँ। मतलब मैं अगर ए आर रहमान से मैं अगर मेरे मतलब आई थिंक अगर यूट्यूब पे अगर आप मैक्सिमम इंटरव्यूज देखेंगे आई थिंक ए आर रहमान के मेरे साथ नहीं होंगे, एंड ही ओपन्स अप रियली वेल विद मी। यस। लेकिन मैंने उनको कभी मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि सर ये देखिए मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मुझे 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 आप ट्राई करिए। तो वो क्या होता है कि द मोमेंट यू गेट इनटू दैट ट्रैप, फिर वो आप लूज कर जाएंगे। जो आपने इतनी मेहनत से आपने इतने सालों में आपने जो चीज एक बनाई है, तो वो मिक्स नहीं करना चाहिए। दैट इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ। तो मैंने वो उसमें ना ही मैं एक्टिंग के ट्रैप में पड़ा हूँ, ना ही डायरेक्शन का। मतलब डायरेक्शन का मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, और हमने हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं अपने बॉलीवुड हंगामा में। कर्मा कर्मा मुझे याद है, कर्मा का 25 साल हुए थे, तो सुभाष जी ने कॉन्शियसली मुझसे कहा कि यार तुम बनाओ, तुम डायरेक्ट करो उसको। 4 पार्ट की सीरीज हम लोगों ने बनाया था कर्मा के ऊपर, उसमें इंटरव्यू भी किए सब, सुभाष जी का भी, अनिल जी का भी, और जैकी श्रॉफ का भी, और बहुत से लोगों का करके, और बहुत सा फुटेज उन्होंने भी दिया था कि आई डायरेक्टेड दैट। लेकिन वो एक उसमें मैं कभी नहीं पढ़ा। दैट्स समथिंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज। नहीं, मैंने इसलिए आपसे सवाल ये पूछा इसलिए कि ऐसा होता है ना कि नाउ द पीपल आर थिंकिंग बियॉन्ड इंटरनेट आल्सो, और जिस तेजी के साथ ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो जो आप अब कर रहे हैं तो उसमें अमूमन आदमी ग्रोथ के लिए सोचता है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए सोचता है। तो तुम्हें लगता है कि यू विल बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ फॉर अनदर 10, 15, 20 इयर्स, या कुछ देखिए तब्दीली उसमें मुझे भाई दरकार है? मैं आप जी ये बहुत बार काफी बार ये सुनने में आता है कि यू नो दैट अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी इसमें आपकी क्या? ग्रोथ क्या है, कि इसमें आप फर्दर आप क्या करना चाहते हैं। अब उसमें ये है कि अब आशा भोसले जो है वो आज से जो 60 साल 70 साल पहले जो काम कर रही थी आज भी वो वही कर रही है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो लोग उनको सुनना चाहते हैं, वो रेलिवेंट है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या आप रेलिवेंट हैं आज के दौर में, या फिर क्या, और आप, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप आज रेलिवेंट हैं तो कोशिश आपकी यही है, बिकॉज आपने कल कॉन्शियसली आपने एफर्ट ये किया था कि भाई मैं दैट आई हैव टू बी रेलिवेंट। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। तो अब जैसे क्या होता था कि जब व्हेन आई स्टार्टेड, जब इंडिया फिल्म मैंने स्टार्ट किया, तो उस वक्त कटरीना वाज देयर एंड अक्षय कुमार वाज देयर, आमिर के भी हम लोगों ने इंटरव्यूज, गजनी में आई थिंक आमिर डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, वी स्पोक टू आमिर। शाहरुख खान को ओम शांति ओम के लिए किया था, सलमान खान के वांटेड के लिए इंटरव्यू किया था,
सलमान वाज नॉट डूइंग टू मेनी इंटरव्यूज। तो जितने भी उस वक्त स्टार्स थे, फिर उस वक्त रणबीर आए, फिर सोनम आई उस टाइम पे, रणवीर सिंह आए, अनुष्का शर्मा आई, तो ये सब लोग जो है उस टाइम पे सब वो आए, तो सबका हम लोगों ने एक उनसे मिलते रहे, उनके इंटरव्यूज रहे। तो वो एक हमारा वो एक बच्चन साहब के साथ में हर फिल्म के लिए बच्चन साहब के साथ में इंटरव्यूज रहे माशाल्लाह से। इजिप्ट में हम लोग गए, इंडिया बाय द नाइल फेस्टिवल था, तो वहाँ बच्चन साहब थे, तो आई ट्रैवल्ड विद हिम एंड आई सॉ द एंटायर होपला, वी इंटरव्यूड हिम ओवर देयर। तो बच्चन साहब के साथ में रहा जिस तरीके से, और भी जितने भी सब स्टार्स थे वो रहा। अब उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि भाई परिणीति चोपड़ा आई, आलिया भट्ट आई, वरुण धवन आए, सिद्धार्थ मल्होत्रा आए। अब ये क्रॉप फिर उसके बाद में आया। अब हमारा चैलेंज ये था कि क्या हम इनके हिसाब से हम अकस्टम्ड हो सकते हैं, कैन वी चेंज। सो देन वी चेंज। अच्छा। जो भी है फैन क्वेश्चंस मैं करता हूँ सोशल मीडिया पे, फैन क्वेश्चंस देके स्टार से बात करना, तो वो उनके फैंस के साथ में, सबके फैंस के साथ में मेरा एक कनेक्ट है, विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, समहाउ दे लाइक इट। वो एक एंटरटेनिंग एलिमेंट जो है, बिकॉज नाउ दे वर यंगस्टर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, परिणीति और आलिया एंड ऑल दोस पीपल, 7-8 साल के पहले की बात। अब उसके बाद फिर जब वो हो गए, तो फिर उसके बाद फिर टाइगर श्रॉफ आए, दिशा पाटनी आ रही है, और इस तरीके से आए। अब देन व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज कि अब सारा अली खान आ रही है, जानवी कपूर आ रही है। तो अब मैं यूएस में था, मैं इनफैक्ट शोज कर रहा था सलमान के साथ में, मैंने काफी जगह शोज कवर करे हैं दबंग के 2018 में। तो वहां पर मुझसे किसी ने पूछा, तो मैंने ये कहा मेरा इस वक्त जो नर्वसनेस है वो मेरा ये है कि अभी वहां इंडिया में जाने के बाद मुझे जानवी कपूर का इंटरव्यू करना है। सो विल आई बी एबल टू क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैजिक सो दैट हर फैंस एंड द फैंस ऑफ दैट एज ग्रुप दे लाइक इट। सो दैट वाज अ चैलेंज, दैट वाज अ नर्वसनेस आशा जी वाली। तो फिर अब जब इंडिया आए तो उसमें खूब काम किया जो भी उस तरीके से, फिर वो ईशान खट्टर और जानवी के साथ में इंटरव्यू हुआ, 1.5 मिलियन व्यूज उसके जो भी उस तरीके से, पीपल लव्ड इट। सारा अली खान ने जो अपने 3 पहले इंटरव्यूज दिए हैं एकदम शुरू के, तो उसमें वन ऑफ देम वाज विद अस एंड दैट इंटरव्यू इट डिड लाइक ब्रिलियंटली। बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया। एंड फिर सारा के साथ में जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं, कार्तिक आर्यन और ये जितने भी सारे। तो इस तरीके से करते करते अब जैसे ये अलाया है, पूजा बेदी की बेटी है, many say that she is the next big thing, उनके साथ में इंटरव्यू किया, that was really appreciated. So वो एक जो भी यंगस्टर्स हैं उनके साथ में कनेक्ट जो है वो somehow नेचुरल सब एक वो हो जाता है। At the same time बाकी जितने भी और लोग, तो वो एक खुशकिस्मती थी। फिर अब प्रोविडेंस होती है कि अभी सडनली चीजें चेंज हुई, कोविड आ गया। पहले ओटीटी जो है वो एक उरूज पे आ रहा था, अब सडनली ओटीटी वाज द ओनली थिंग। Now suddenly you have stars like Jaideep Ahlawat, Nawazuddin Siddiqui, Pankaj Tripathi, Rasika Duggal, कीर्ति कुल्लारी। सडनली अब नए किस्म के आना कुमरा ये स्टार्स हो गए, बिकॉज इनकी जो शोज थे वो बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गए और उसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। मिर्जापुर के आप कुछ भी, आप अली फजल के साथ में आपने इंटरव्यू किया या दिव्येंदु के साथ में आपने इंटरव्यू किया, 1.5 मिलियन व्यूज। पंकज त्रिपाठी के साथ में आपने कोई भी इंटरव्यू किया, 1 मिलियन व्यूज, आधा मिलियन व्यूज। पंकज त्रिपाठी इवन लूडो फिल्म आई अनुराग बासु की, उसमें फिल्म स्टार्स भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो उसमें पंकज त्रिपाठी के बारे में। तो सडनली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टारडम हैज चेंज्ड। अब ओटीटी का ये है कि ओटीटी का पिछले 1.5 साल में जितने इंटरव्यूज हम लोगों ने करे, मतलब पिछले ये लॉकडाउन के बाद से करीबन 700-750 इंटरव्यूज हम लोगों ने किए। लोग कहते हैं कि वो रिकॉर्ड है, किसी किस्म का रिकॉर्ड है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि किसी और ने वर्चुअल इतने इंटरव्यूज करे होंगे। तो मेरा कहने की बात यह है कि आगे क्या होगा, 10 साल के बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। आज अगर हमने लग के मेहनत कर ली और आज लग के अगर हमने वो कर लिया, तो आई थिंक टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। That's pretty philosophical approach. एल्बर्ट आइंस्टाइन का एल्बर्ट आइंस्टाइन कहना है कि आई नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर, I never think of the future, it comes soon enough anyways. सही बात है। तो फ्यूचर जब आ ही जाएगा तो मैं उसके बारे में अभी से क्यों परेशान हूँ। अगर मैं आपसे इस वक्त अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो अभी अगर ये लग के हम लोग ये कर लेंगे तो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। अभी इसके बाद फरहान अख्तर का अगर इंटरव्यू करना है तो वो जितना बेस्ट हो सकता है कि भाई 20 साल उनके कंप्लीट हो रहे हैं, दिल चाहता है तो we'll work on that.
दे विल बी मैचिंग somehow or the other. So अगर हमने वो करते रहे तो माइलस्टोन्स जब आपके पहले भी आपके रह चुके हैं, आज भी हैं, तो इंशाल्लाह कल भी रहेंगे. Good. हो सकता है कल किसी और फॉर्म में लाएंगे इंशाल्लाह. That's a very positive and a very philosophical approach. नहीं, मुझे ऐसा जहन में एक ख्याल आया कि हम जब ये मैगजीन्स पढ़ते थे, फिल्म मैगजीन, सिनेब्रिज और स्टारडस्ट और फिल्म फेयर, तो रऊफ अहमद एक बहुत बड़ा नाम थे. उनके मज़ामीन जो थे वो यानी फर्स्ट प्रायोरिटी होते थे कि भाई रऊफ अहमद, जैसे आज आप देखते हैं करते हैं तो लोग प्रिफरेबली कि भाई फरीदून के इंटरव्यूज देखते हैं, तो हम लोग रऊफ अहमद के वो इंटरव्यूज वगैरह पढ़ते थे कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती थी. ही ऑल्सो डिडंट लाइक गॉसिप्स. तो अब जब ये जॉनरा चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, तो अब वो आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग नाउ. तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने ये सवाल पूछा था. तो मैं ये पूछता हूँ फरीदून, मुझे भाई एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था. देखिए अभी क्या होता है कि सर्टेन चीजें मुझे लगता है कि प्लान नहीं होती और प्लान होना भी नहीं चाहिए. सर्टेन चीजें अगर आप वक्त के साथ में बह रहे हैं तो सर्टेन चीजें अपने आप से आपकी तरफ आती हैं. अब जैसे मुझे अभी कंपनी ने बताया कि एक जो आपका शो है वो हम पॉडकास्ट में डाल रहे हैं. जो हमारा ऐप जो है हंगामा ऐप, हंगामा प्ले जो ऐप है, तो उसमें मेरे इंटरव्यूज जो हैं वो पॉडकास्ट के फॉर्म में, ऑडियो फॉर्मेट में वो डाले जाएंगे ऐप के ऊपर, तो आप उनको सुन सकते हैं. तो अभी ये दौर जो शुरू हो रहा है ये सुनने का हो रहा है. बिकॉज ग्रेजुअली पीपल रादर देन वॉचिंग, पीपल आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग. करेक्ट. ये कोई चीज कॉन्शियसली उसमें नहीं करी है एंड लेकिन ये है कि वो चीज हो रही है. पिछले 2-3 साल में कॉन्शियसली जो मैंने कोशिश करी है कि दैट बहुत से मेरे इंटरव्यू जो पुराने हैं तो मैं उनको देख नहीं रखता हूँ, बिकॉज ये है कि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के लेवल पे आई वाज नॉट परफेक्ट इन दैट. लेकिन पिछले 2-3 साल में मैंने बड़ा कॉन्शियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई ट्राई एंड आस्क अ क्वेश्चन, इट्स क्लियर, एंड देन जो सेलिब्रिटी जो उसका जवाब दे रहा है तो मैं उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करता. आई लेट हिम टॉक व्हाटएवर ही वांट्स टू टॉक. जितने भी टाइम बोलना हो वो अपना बोल लें. जब एक बार अगर मुझे उसको काउंटर भी करना है तो जब एक बार वो अपनी बात पूरी खत्म कर लेंगे देन मैं काउंटर करता हूँ या मैं अपनी बात रखता हूँ ना. ऑडियो में ये मैंने सोचा नहीं था पहले, लेकिन ऑडियो में इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि आपको एक कैकोफोनी नहीं हो रही है. यू आर नॉट हैविंग अ जारिंग थिंग कि बीच में आपको इंटरफेरेंस हो रहा है, बीच में कोई बोल रहा है तो दो लोग साइमल्टेनियसली बोलने की कोशिश कर रहे हैं. एक बंदा एक टाइम पे बोल रहा है, दूसरा बंदा एक टाइम बोल रहा है. एज एन ऑडियो एक्सपीरियंस इट्स रियली ब्यूटीफुल. तो ये सोचा नहीं था, लेकिन अब ये सामने पॉडकास्ट के सामने आ रहा है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इट विल साउंड वेरी नाइस इन एन ऑडियो फॉर्मेट. इट्स ऑलरेडी देयर. हम लोग अभी मैंने पिछला इंटरव्यू किया था परवेज आलम साहब का, बीबीसी के बहुत मशहूर मारूफ करस्पॉन्डेंट रहे हैं. तो अब वो विलायत में पॉडकास्ट सीरीज ही कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग प्रीटी वेल. तो वो वाली बात है, एक क्वालिटी ऑफ साउंड, और फिर ये कि बहुत सारे लोग अब अपना, जैसे एफएम रिवाइव हुआ, रेडियो रिवाइव हुआ बिकॉज ऑफ ड्राइविंग. अब लोग जो हैं वो इतना वक्त अपनी गाड़ियों में गुजारते हैं कि उनको एक वो चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए जो कि रेडियो दे रहा है. तो रेडियो रिवाइव हुआ, वरना एक दौर में रेडियो बिल्कुल खत्म हो गया था टेलीविजन के आने के बाद. तो you're right कि यानी चीजें जो हैं वो खुद इवॉल्व होती हैं. कुदरत का एक अपना निज़ाम है चीज़ों को इवॉल्व करने का, तो वो इवॉल्व हो रही हैं. अच्छा फरीदुन, कोई सबसे दिलचस्प किस्सा आप बताइए. कौन सा सबसे मतलब इंटरव्यू ऐसा है विच इज क्लोज टू योर हार्ट, आपने किसी का किया हो, और या कोई दिलचस्प चीज ऐसी रही हो कि विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? मुझी भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत से किस्से हैं. अगर मतलब आप कुछ स्पेसिफिक अगर आप किसी से मुताल्लिक अगर पूछे आप तो मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज इस तरीके से बहुत से किस्से हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ. नाउ दिस इज समथिंग, जैसे मैंने आपसे ये भी कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत कमाल के लोगों से मैं मिला हूँ. और कमाल के लोगों से मुराद मेरी ये नहीं है कि सिर्फ वो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं. And I'll give you examples कि that even artists जो कि कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, हो सकता है जिनके नाम भी नहीं सुने हो, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी बातें बताता हूँ. तो अब आमिर खान का सत्यमेव जयते का जो उनका शो था, तो जो फर्स्ट सीजन था, तो वो आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दैट. तो आमिर से मैं काफी रेगुलर में टच में था, मतलब SMS पे, व्हाट्सएप उस वक्त नहीं था.
तो SMS पे हम मतलब ये है कि काफी एटलीस्ट उस दौर में काफी रेगुलर टच में हम लोग रहते थे, बातचीत रहती थी। तो उसमें जब सत्यमेव जयते आया तो मैं उनको उनके हर एपिसोड पे ऑलमोस्ट मैं एक फीडबैक टाइप का मैं उनको देता था, बिकॉज़ आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि एवरीवन इज डूइंग कमर्शियल शोज एंड ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज completely different and so well researched. एंड फिर उसमें जब शो खत्म हो गया, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, सब कुछ हुआ जो भी, तो फिर मैंने आमिर से कहा कि लेट्स डू एन इंटरव्यू ऑन सत्यमेव जयते बिकॉज आई रियली फॉलोड इट वेरी क्लोजली। तो इसे नहीं करेंगे, हम लोग डेफिनेटली करेंगे। एंड ही ट्राइड एज वेल और उसके बाद फिर ऐसा भी हुआ कि 2 दिन आप रखो, मैं कभी भी आपको बोल सकता हूँ, आप आ जाना जो भी उस तरीके। फिर देन ही हिमसेल्फ सेंड अ मैसेज कि दैट मैं धूम 3 की शूटिंग के लिए मैं शिकागो जा रहा हूँ और हम लोग कुछ प्लान करके हम लोग शिकागो में करेंगे। मैंने कहा भाई अब स्टार्स हैं, वो कहने वाली बात ये है कि चलो दिल रखने के लिए कम से कम सामने से कह रहे हैं कि करेंगे, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो खैर फिर उसके बाद अपना वो चले गए, अगस्त में शुरू में वो गए थे, वो चले गए। फिर 14 अगस्त को अमृतसर में एक इवेंट था, एक किसी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था, क्या दिल्ली क्या लाहौर फिल्म का नाम था। तो वहां पर म्यूजिक लॉन्च था, तो मैं वहां पर अमृतसर में मैं वहां पर था। एंड मैंने ऐसी रैंडमली मैंने आमिर को मैंने मैसेज भेज दिया कि जवाब तो नहीं देंगे कि दैट व्हेन डू यू थिंक वी कैन पॉसिबली डू समथिंग ऑन सत्यमेव जयते। ही रिप्लाइड लेट्स डू इट टुमारो एंड स्काइप पे करते। ये आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब स्काइप का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉलिंग का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस वक्त। तो अब मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन कैसे भी करके मैंने अपनी फ्लाइट लाइन मैंने चेंज कराई, अमृतसर से मैंने डायरेक्टली बॉम्बे के लिए कराई। पहले हमें दिल्ली जाना था, फिर दिल्ली से मैं करना था। फिर आई रीच बॉम्बे एंड स्काइप का मेरे ब्रदर इन लॉज मैंने समझा कि कैसे कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो कैसे पूरा लोग दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड रात में करीबन इंडिया में 12 बजे थे और शिकागो में ऑब्वियसली वहां पर फिर दिन था उस टाइम पे। तो धूम 3 की वो शूटिंग कर रहे थे, वो गेटअप में थे। धूम 3 का जो सारा वो जो मोटरसाइकिल वाले शॉट्स है उसके गेटअप में। तो खैर वो अब इंटरव्यू उनके साथ में किया, करीबन आधे घंटे उनसे बात हुई। Now he said something very very interesting. पहली बात तो ये कि कमिटमेंट उन्होंने अपना करा, तो एक वो इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज ये कि he said कि फरीदून अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मेरा नेक्स्ट शॉट क्या होने वाला है यहाँ पर शूटिंग। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। तो मेरा अप्रोच जो अपने काम की तरफ है या जिंदगी की तरफ है वो ये है कि मैं जो भी चीज करता हूँ मैं उसको पूरा 100% देता हूँ। उस टाइम पे मैं और कुछ नहीं करता हूँ और मैं कुछ सोचता नहीं। Now that is something which I learned from Amir कि आप जो भी करें आप उसमें पूरी शिद्दत से करें। वो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, तो इन मोर केसेस देन वन रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये परफेक्शनिज्म की परफेक्ट डेफिनेशन है ये। तो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैंने बहुत इंटरव्यूज करे एंड आई थिंक वो कमाल के। जब पहला इंटरव्यू था तो इनका था गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के लिए, अभी उसकी आई थिंक 8th और 9th एनिवर्सरी होने वाली है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस इंटरव्यू के लिए मैं ऑटो में आया था, ऑटो रिक्शा में आया था। अच्छा। और उसके अलावा मतलब उनके किस तरीके से उन्होंने मुन्ना भाई MBBS के लिए वो एक एक्स्ट्रा रोल किया था, 500 रुपए मिले थे जिसमें 250 रुपए कोऑर्डिनेटर ने लिए थे उनसे। तो उस तरीके की जर्नी उनकी रही थी। तो नवाज के साथ में अब वो इंटरव्यू हम लोगों ने बड़े दिल लगा के किया। मतलब कहने वाली बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके जो स्टार्स के साथ में इंटरव्यूज हैं वो ही पसंद किए जाएं। Now this is the experience that I personally had. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी करें वो आप तबीयत से करें और ईमानदारी से करें, और जिसके साथ में भी करें कि आप स्टार्स के साथ में करेंगे तो आप 10 घंटा वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो आप उस पर एहसान जता सकते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट करते हैं मेरे साथ कि भाई एहसान कर रहे हैं कि एज इफ कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं टैक्स। वो चीज गलत है। अगर आप किसी के साथ में भी बातचीत कर रहे हैं वो इज्जत के लायक है। Correct. आपको उसको यू हैव टू गिव हिम फुल रिस्पेक्ट, यू हैव टू बिलीव इन इक्वालिटी विद एवरीवन। You cannot have different parameters with other people and it works. Now वो इंटरव्यू जो नवाज के साथ में था उसका हम लोगों को उस टाइम पर YouTube पे करीबन 1.5 बिलियन व्यूज मिले, which was like a fantastic response. और
एक्सपेक्टेड ये था कि उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज नॉट अ स्टार, ही वाज समवन जो कि पीपली लाइव में एक छोटा सा रोल किया, और इस तरीके का उनका वो था। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज द फर्स्ट फिल्म वेयर ही वाज रियली बीइंग शोकेस्ड एज समवन सब्सटेंशियल। इस तरीके से फिर हम लोगों के बहुत से एग्जांपल्स रहे हैं जहां पर हमने बहुत से कैरेक्टर आर्टिस्ट के इंट्रोड्यूस करे हैं, वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। नवाज ने एक इंटरव्यू में, जब ये ठाकरे पे फिल्म बना रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जब वो प्रिपरेशन के टाइम पर थे शुरू में। तो उसमें उन्होंने एक बात ये बताई कि मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप एक तरफ किक करते हैं, आप किक में आप एकदम बिल्कुल हार्डकोर कमर्शियल रोल है आपका और वो इतना पसंद किया जाता है। आप बजरंगी भाईजान में आप करते हैं, थिएटर में आप लोग सीटियां बजाते हैं आपके लिए, सब कुछ करते हैं। दूसरी तरफ आप एकदम बिल्कुल ऐसी आप फिल्में करते हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही आर्टी फिल्में हैं, जो कि बहुत ही कम थिएटर्स मिलते हैं उनको भी। तो आप, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आप अगर किक कर रहे हैं तो उसमें आपकी एफर्ट आपका कम है, और अगर आप कोई एक पैरेलल फिल्म कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं पर आपका एफर्ट में आपको कोई कमी नजर नहीं आती। तो उन्होंने इतनी एक कमाल की बात कही कि मेहनत तो एक आदत होती है। मेहनत तो एक आदत होती है, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि यार उसमें मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, इसमें मैं कम करूंगा। मेहनत तो एक आदत होती है। दैट वाज अ रिमार्केबल स्टेटमेंट दैट ही मेड, एंड ओवर द इयर्स नवाज के इंटरव्यूज में हम लोग जो किए हैं, बहुत से ऐसे कोटेबल कोट्स मिल जाएंगे जो कि कमाल के हैं। ही कम्स अप विद, एंड इट्स वेरी ऑर्गेनिक। बहुत बार क्या होता है कि जो स्टार्स जिनको बनाया जा रहा होता है, तो उनको पूरा ट्यूटर किया जाता है कि इंटरव्यूज में आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ये वोकैबुलरी आप यूज करेंगे तो उससे आपका ये परसेप्शन बनेगा, तो वो भी सारा खर्चा होता है। लेकिन नवाज का ये है कि एवरीथिंग इज नेचुरल, विच इज समथिंग विच इज कमाल के। तो एक नवाज का एग्जांपल हो गया। बाकी एक और एक्टर है ब्रिजेंद्र काला। अब अगर मैं आपको नाम इनका बताऊं तो शायद आपको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जब वी मेट, जो इम्तियाज अली की फिल्म है, तो उसमें जो टैक्सी ड्राइवर थे जो इनको लेकर आते हैं रतलाम से, समझ गया? तो अब आपने उनको बहुत सी फिल्मों में देखा है, इंडिया में बहुत से एड्स में भी वो आते हैं, अभी वेब शोज में भी बहुत। अभी रिसेंटली शेरनी आई थी विद्या की, तो उसके अंदर उनका बड़ा पिवटल रोल उनके। तो इनकी एक फिल्म आई थी डॉली की डोली, अरबाज खान ने डायरेक्ट प्रोड्यूस करी थी, सोनम कपूर की फिल्म। तो उसमें मुझे इनका काम बहुत पसंद आया, और ये उसमें इन्होंने राइटिंग भी करी थी। इवन पान सिंह तोमर जो इरफान की है, उसमें भी ये थे, जर्नलिस्ट बने थे, और ये ऑफ एंड ऑन, मतलब इन्होंने राइटिंग में काफी कॉन्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, हिमांशु के साथ में भी और भी लोगों के साथ में। तो डॉली की डोली में इनको क्रेडिट भी मिला था एज अ राइटर। तो मैंने कहा यार इनका इंटरव्यू करना चाहिए, तो वी एक्चुअली सर्च फॉर इट। हमने उनका नंबर निकाला और हमने उनको उन्होंने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं है इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं आपको घर पे नहीं बुला सकता हूँ, कैसे करेंगे? तो फिर कैसे कैसे करके उन्होंने अपने किसी एक प्रोड्यूसर के वहां उन्होंने अरेंज करवाया। तो प्रोड्यूसर का ऑफिस कोई बहुत ज्यादा फैंसी नहीं था, बट वी मेड हिम फील कंप्लीटली कंफर्टेबल। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आर्टिस्ट की अहमियत है, चार दीवारी की नहीं है। सही। चार दीवारी तो आप कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट के अंदर जो मटेरियल है वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे। सही। तो आप, ब्रिजेंद्र काला ने इतनी कमाल की एक बात कही, जो कि मैंने बहुत से लोगों से मैंने कहा है। मैंने उनसे ये कहा कि आप जैसे ये जब भी मेट का ये आपका जो सीन है टैक्सी ड्राइवर वाला, अब आपका एक सीन है, लेकिन मैं किसी से भी उसके बारे में अगर जिक्र करूं तो लोगों ने वो रिकॉल कर लेते हैं एक बार में बताने के लिए। नाउ हाउ मेनी एक्टर्स कैन हैव दैट क्रेडिबिलिटी और दैट रिकॉल वैल्यू कि एक सीन आपने किसी फिल्म में किया हुआ है और वो लोगों को याद, और उसकी वजह से आपको याद कर सकते हैं। तो ये आपने कैसे किया कि आपने, जब आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपको एट टाइम्स ये फील नहीं होता कि आपको सिर्फ छोटे रोल्स नहीं करना चाहिए, और मे बी आपको कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ सब्सटैंशियल हो जो कि व्हिच रियली गेट्स टॉक्ड अबाउट इन अ बिग वे? तो ही सेड समथिंग वेरी प्रोफाउंड। ही सेड कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पास ये लग्जरी नहीं थी कि मैं ये इस चीज के लिए वेट करूं कि यार मुझे जब वो रोल मिलेगा कमाल का तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर क्या मादा है। तो मुझे जो भी मिला, अगर एक सीन का भी रोल मिला तो मैंने उसमें पूरी जान डाल दी। तो कहने वाली बात यह है कि अगर आप पूरी जान डाल दें, जो भी आपको मिले, तो कुदरत का करिश्मा यह है कि वो भी यादगार हो सकता है। नहीं, ये तो खैर ये फिल्मों तो का बिकॉज बहुत से एक्टर्स से जैसे मैंने बात करी तो उनको होता है कि यार हमें वो सही रोल्स नहीं मिल रहे थे, इस वजह से
हमने कुछ करना मुनासिब नहीं समझा, हम घर पे बैठना मुनासिब समझा, और ये रहा, हम इस तरीके से नहीं कर पाए, हमें कुछ सही मिल नहीं रहा था, तो हमने उसके लिए वेट करना मुनासिब समझा। उसमें क्या होता है कि बहुत बार वेट करने के चक्कर में सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज लाइफ कैचेज ऑन, यू हैव टू पे बिल्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ इन बॉम्बे। नहीं नहीं, उसके अलावा ये मैंने एग्जांपल बहुत से लोगों को। हाँ नहीं, उसके अलावा ये भी होता है कि ये भी एक प्रैक्टिसिंग आर्ट है। मैंने ये देखा भाई, हम जब ड्रामा करते थे, थिएटर में करते थे, और आप प्रैक्टिस में अगर हैं तो वो जंग नहीं लगता, और अगर आप छोड़ दें Exactly. कोई भी तो वो जंग लग जाता है। अब हम रिकॉल करते हैं कि वो हमने कैसे किया था। मैं आपकी बात की तस्दीक यूं करता हूं कि यानी कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जिसकी जैसे कि इंटेलेक्चुअल उसकी एक हैसियत होती है। सुरेखा सीकरी के साथ आपने जो इंटरव्यू किया था, इट वाज वेरी वेरी ग्रास्पिंग। उसमें उसमें यानी अगर यही नजरिया वो लेके रहती कि नहीं, मेरे अंदर जो है वो शबाना आजमी वाला मेरा वो प्रोफाइल होना चाहिए था, तो वो उस मकाम पे ना पहुंच पाती। अगर वो उन्होंने छोटे छोटे टीवी के सीरियल्स ना किए होते, रोल्स ना किए होते, 2 बार नेशनल अवार्ड उनको मिला। तो आई आई एग्री विद यू फरीदून। तो मैं ये आपसे चलते चलते दो लास्ट के वो पूछूंगा कि एक तो आप अपना लिखा हुआ कुछ सुनाइए। बहुत उम्दा लिखते हैं आप, अक्सर मैं पढ़ता हूँ आपके, और वो जो जो सब्सटेंस है वो नजर आता है उसमें। वो तो खून जी में भाई, मिला एक तो हुआ मैं है आप आपको जो है वो जी आपकी उसमें है। माशाल्लाह जो वालदा हैं, शी इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी माशाल्लाह। नजमा आपा जो हैं वो खुद बहुत उम्दा लिखती हैं। तो आप अपना जो है वो मुझे कुछ या तो गाना सुनाएं, या आप मुझे कुछ वो गाने, मैं आपके गाने का भी फैन हूँ, आप बढ़िया गाते हैं। नहीं, मैं आपको एक तो खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा, सिंस आपने मेरी अंग्रेजी की आपने नज़में आपने पब्लिश करी हैं, तो एक उसमें द गुड न्यूज़ है कि मेरा एक पोइट्री कलेक्शन मेरा छप रहा है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। तो पोइट्री का कलेक्शन छप रहा है, तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। उसका नाम है डस्ट ऑफ सैडनेस। ओके। और जी, तो उसमें एक तो एक एक उसके अंदर जो सेक्शन है वो है कि इनोसेंस इन सर्च ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा। इनोसेंस इन सर्च ऑफ मैच्योरिटी, वो 17 साल से जो 21 साल की उम्र में जो मैंने पोएम्स लिखी हैं, तो वो उसमें है। और फिर एक दूसरा सेक्शन है, बिकॉज बीच में आदमी काम काम में लग जाता है, तो बहुत से आपके शौक जो है वो साइड में हो जाते हैं। दूसरा एक इसमें सेक्शन है मैच्योरिटी इन सर्च ऑफ एन एस्केप, तो वो ओके, है बिटवीन द एज ऑफ 37 टू 42। we will have a small pause. अजान हो रही है जी फरीदून। बिल्कुल। I'll pause for a while. So sorry for the interruption, Faridoon. We were talking about the आपका पोइटिक मजमुआ जो शाया होने वाला है, जी इन जी। सर्च ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम इनोसेंस। नहीं नहीं, उसका नाम डस्ट ऑफ सैडनेस है। 2 सेक्शंस में उसको हमने डिवाइड किया है कि इनोसेंस इन सर्च ऑफ मैच्योरिटी, जो कि 17 साल से 21 साल तक की उम्र में जो भी नज़में लिखी थी अंग्रेजी में, और दूसरा है सेक्शन उसके अंदर मैच्योरिटी इन सर्च ऑफ एन एस्केप, दैट इज बिटवीन 37 टू 42। तो उसमें दिया मिर्जा ने उसका फॉरवर्ड लिखा है, और काफी लोगों ने उसके ब्लर्ब्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग इम्तियाज अली, राइटर डायरेक्टर हैं, जब भी मेट के भी डायरेक्टर हैं, और मनोज बाजपेयी, और स्वरा भास्कर, हुमा कुरैशी, रसिका दुग्गल, तो काफी लोगों ने उसके ब्लर्ब्स लिखे हैं। तो रेडी है, तो मोस्टली आई थिंक विद इन दिस वीक ओनली आई थिंक वो कौन पब्लिश कर लॉन्च रहा है होने वाला उसको? है। कौन तो सा उसको हाउस? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कविशाला। कविशाला, ओके, यस। जी। जिसपे तो अभी आपने वो गोपीचंद नारंग साहब को इंटरव्यू किया है जी जिसके ऊपर। जी जी जी, तो वो उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो आजकल आई थिंक ऑनलाइन का जमाना है, तो प्रमोशन में आपको हम्म आसानी रहती है, तो हम्म वो लोग कर रहे हैं, बड़े वो काफी इंथुजियास्टिक हैं, तो वो अभी पब्लिश हो रहा है। बाकी ये है कि अभी पिछले 3 साल से मैंने उर्दू में लिखना मैंने शुरू किया है। तो विशाल भारद्वाज साहब का मैंने एक सेशन किया था जश्न रेख्ता में, तो अब मुझे वो सेशन में बड़ा मजा आता है। तो मैं उसमें पहले जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे मैं पहले मिलता हूँ कि भाई ये मेरी रिसर्च है, अब आप बताइए कि इसमें आप क्या ऐड करना चाहते हैं, कैसे आप स्ट्रक्चर करना चाहते हैं कॉन्वर्सेशन में। बिकॉज जश्न रेख्ता जैसे आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, लाइव होता है, 5,000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं, और वो या तो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो विशाल साहब के साथ में जब मैं उनके ऑफिस में मिला सेशन से पहले,
तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो उर्दू इतनी साफ है, आप इतना, आपके जो ख्याल भी हैं, आप इतने अच्छे ख्याल हैं, आप क्यों नहीं लिखते हैं, आप उर्दू में क्यों नहीं लिखते हैं? तो वहां से वो एक जर्म स्टार्ट हुआ। बाकी वो मैंने तैयारी उसमें मैंने जब सिर्फ उनके सेशन के लिए करने में, तो मैंने फैज को भी पढ़ा, मैंने उसमें बशीर बद्र को भी पढ़ा, बिकॉज ये सब उनके इन्फ्लुएंसेस थे। और जो शेक्सपियर को भी पढ़ा, मतलब सिर्फ उनके सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सेशन के बाद से फिर मैं लिखना मैंने शुरू किया उर्दू में, और माशाल्लाह से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तो खैर लॉकडाउन में ये हेल्प हुआ है कि दैट बहुत डिटेल मुताला किया है। अब तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस से मैं कर रहा हूँ दैट आई हैव जैसे लिसन टू अ लॉट ऑफ मुशायराज एंड डिस्कशंस, शम्सुर रहमान फारूकी और गोपी चंद नारंग साहब और जॉन एलिया हैं, इकबाल, आजकल इकबाल के ऊपर मैं सारा जितना भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं शिकवा जवाब शिकवा और डिटेल में एकदम बिल्कुल। और मेरा क्या होता है कि जब मैं उसको करता हूँ किसी एक आर्टिस्ट को, तो मैं शिकवा जवाब शिकवा में करीबन 15 बार सुन चुका हूँ दोनों। और मेरा प्लान है, मुझे लगता है कि 40-50 बार मैं कभी करीबन उसको मैं सुनूंगा, ताकि पूरे तरीके से वो जब तक वो जज्ब ना हो जाए तो उसको सुनते रहना, बिकॉज वो ऐसी नुएंसेस हैं। तो फिर वर्ड्स के मीनिंग तलाश करना, और उसमें उसको उसके जो और जो पहलू है, शिकवा जवाब शिकवा तो आपको पता ही है, उसमें तो ऐसा खजाना है कि कोई हद नहीं। वो तो फलसफा है वो, हाँ वो एक वो है। फरीदुल, मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे आपका कलाम, यानी चाहे वो आप, और एंड आई वुड प्रिफर कि अगर आप उर्दू का कुछ है तो वो सुनाए, वरना मैं आपको सुनाता हूँ, मैं आपको उर्दू का सुनाता हूँ। तो ये अब मैंने उसमें मैंने कोशिश करी है कि दैट थोड़ा सा मैं इसमें कुछ अलग करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिंस मुझे सोशल मीडिया का एक मुझे इल्म है, मुझे अंदाजा है कि कौन सी चीजें सोशल मीडिया पे लोग पसंद करते हैं, और प्रिसिशन इज समथिंग जो कि आजकल लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो लोगों के पास बहुत डिटेल चीजों के लिए उतना अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम है। तो मैं इस तरीके से मैंने कोशिश करी है कि मुझे लगता है कि आप एक शेर में आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं। तो आप उसमें बहुत डिटेल में आप नज़में भी मैंने बहुत सी लिखी हैं जो कि, लेकिन बहुत मैं लंबी नज़में लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एक कोई नज़्म सुनाता हूँ और मैं कुछ आपको शेर सुनाता हूँ। तो एक ये है कि तलखियां जज्ब हुई हैं मेरे मिजाज में यूं, तलखियां जज्ब हुई हैं मेरे मिजाज में यूं, तपती रेत में पाँव के छाले कोई गिने कैसे। गुड, वेरी गुड, बहुत उम्दा। फिर एक है कि जिस शहर का इंतजार करते आंखें बोझल हुई, जिस शहर का इंतजार करते आंखें बोझल हुई, वो सुबह अब अनजान सी लगती क्यों। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर एक नज्म है, खौफ का कहर, खौफ का कहर हर पहर, रेंगते हुए उस सांप की तरह है, जो अचानक जहर का घूंट पिए रास्ते से गुजर जाता है। खतरा खतरा शायद छुपा बैठा हो गुमनामी की झाड़ी के पीछे, इस खौफ के कहर का हर पहर सामना करना है, इस खौफ के कहर का हर पहर सामना करना है। फिर सरसराहट हुई मैं फिर डरा, फिर सरसराहट हुई मैं फिर डरा, और एक बार फिर से मैं जिंदा हुआ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वेरी नाइस, बहुत उम्दा। फिर ये है कि नई 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 जिंदगी की सुबह का खैर मकदम है, नई जिंदगी की सुबह का खैर मकदम है, जो आंसू रात बहे थे वो बेशकीमती थे। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, वेरी गुड। शुबा है तुम्हें मेरी वफा पर शायद, शुबा है तुम्हें मेरी वफा पर शायद, क्यों मनाऊं जश्न में किराए की जीत का। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जोम है जहानत का फिक्र है जमाने की, जोम है जहानत का फिक्र है जमाने की, हिजाब जुल्मतों पर है जिक्र है कारनामों का। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये है कि ए हमनफस वफा की इंतहा मांगते हो, ए हमनफस वफा की इंतहा मांगते हो, मुझी से मेरे होने की वजह मांगते हो, ए हमनफस वफा की इंतहा मांगते हो, मुझी से मेरे होने की वजह मांगते हो, सांसों का दिल के धड़कने का सबब क्या है।
बहुत अच्छा। सांसों का दिल के धड़कने का सबब क्या है, अहले मोहब्बत का तुम हिसाब मांगते हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। फरीदून, मैं चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि आपकी इस सक्सेस स्टोरी में जो जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने तालीम हासिल करी, उसका क्या रोल देखते हैं? नहीं नहीं, वो तो अलीगढ़ का तो देखिए, एंड मुझे इस चीज का बड़ा फक्र है कि दैट मैंने अलीगढ़ की अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मैंने हमेशा टेकन अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। एंड एट टाइम्स मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है कि दैट जो अलीगढ़ से लोग वाकफियत रखते हैं, एट टाइम्स बहुत से लोग बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। एट टाइम्स लोग कामयाबी हासिल करने के बाद में थोड़ा सा वो अपने अलीगढ़ के कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा जिक्र करना बहुत मुनासिब नहीं छुपाते भी समझते, हैं, छुपाते भी हैं। which जी 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 which I find, हाँ छुपाते भी हैं एग्जैक्टली कि बिकॉज ऑफ जी। वेरियस रीजंस। तो मैंने बहुत से पहलू देखे हैं जिंदगी के, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब अगर मैं कहीं पर होता हूँ तो मैं सलाम करता हूँ। अगर मैं कहीं पर होता हूँ तो मैं जाने के टाइम पर अगर मैं किसी से जो जिनसे अलीगढ़ के हैं या तो जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनसे खुदाफिज मैं उनसे करता हूँ। और तो वो मैं अब जो अपनी पहचान है, जो हमारा कल्चर है और जिस चीज पे हम ग्रो करें, तो अब उसको मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसको छुपाऊंगा, बिकॉज अपीज करने का जो दौर है मुझे लगता है कि अब गुजर चुका है। बिकॉज अपीज करने से कोई फायदा नहीं है। अपीज करने का दौर का फिर नेक्स्ट दौर होगा कि आप और किस तरीके से आपको दबाया जा सके। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट विलिंग टू डू, एंड आई हैव ऑलवेज टेकन प्राइड इन माय रूट्स इन अलीगढ़। और मैं उसको प्राउडली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी बताता हूँ। मैं यहाँ से हूँ, मैं एमयू नहीं कहता हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहना पसंद करता हूँ। उसमें मुस्लिम अटैच्ड है, एंड वी कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंट्रीब्यूशन तो इतना है मुझे भाई कि उसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक, कहाँ पर खत्म करें। बिकॉज जब और यूनिवर्सिटीज को मैं देखता हूँ, या फिर मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी को देखता हूँ, या फिर मैंने जैसे जामिया का मैंने जब कैंपस देखा, अब जामिया इज अमेजिंग। What Jamia has done in the last 2 years, hats off to them. I mean, huge respect. लेकिन कैंपस सड़क पर है। एमयू का कैंपस आपका अलग है एकदम, वो एक अलग दुनिया है। तो लैंड्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट, मतलब जो भी अवार्ड उनको दिया जाए वो कम है। आप एमयू में कभी भी चले जाएं, आपको कमाल के आपको फूल दिखेंगे और एकदम ट्रिम्ड आपको झाड़ियां दिखेंगी। आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट दे डू एन अमेजिंग जॉब, लैंड्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट जो अलीगढ़ का है। करेक्ट, करेक्ट। इट इज अ ब्यूटीफुल कैंपस, इट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कैंपस। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ट्रैवल किया है टीम्स के साथ में यूथ फेस्टिवल्स में। अमृतसर में गया हूँ, मैं लुधियाना गया हूँ। अलीगढ़ के जितने भी लड़के होते हैं साहब कमाल के होते हैं। मतलब इतना, एक तो जो तहजीब का जो कल्चर है, जो एक सीनियर जूनियर का जो एक लिहाज का जो कल्चर है, वो दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं नहीं हो सकता। और किस तरीके से सीनियर्स जूनियर्स का ख्याल रखते हैं, जूनियर्स सीनियर्स का एहतराम करते हैं, which is absolutely amazing. The food is something that is absolutely amazing. जो डिस्कशन जिस तरीके के होते हैं, एटलीस्ट जो मेरा जो सर्किल था, फ्रेंड सर्किल था, हम लोगों ने हर किस्म के, हम लोगों के हमारे डिस्कशंस होते थे। उस 90s में बता रहा हूँ, 90s मिड 90s में कोई इंटरनेट कुछ नहीं था, लेकिन ये कि जो हमने लर्न किया वो एक दूसरे के जो किताबों ने, मैंने कोई किताब पढ़ी, किसी और ने कोई किताब पढ़ी, डिस्कशंस हुए, तो उसी से सीखा। और सही बात। कमाल का इंक्लूसिवनेस थी, कमाल का एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट था। मैंने तो कभी कंजर्वेटिव एलिमेंट एक्सपीरियंस किया नहीं। वो आई थिंक वो डिपेंड ये भी करता है कि आपका किस तरीके का फ्रेंड सर्कल है, आपका फैमिली सर्कल किस तरीके का है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं। कंजर्वेटिव एलिमेंट होगा, वो हर जगह होता है। लेकिन बहुत से पहलू हैं जो कि इतने कमाल के हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट, आई वाज लकी कि उसमें इरफान हबीब साहब को मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट में किस तरीके से वो आते थे, जो उनका एक ऑरा उनका है। मतलब अगर आपने इरफान हबीब को अगर आपने देख लिया है तो मतलब यू आर एन एक्सट्रीमली लकी पर्सन। आई नो समवन फ्रॉम बंगाल एंड ही सेड कि दैट इरफान हबीब साहब अगर यहाँ पर कलकत्ता में आ जाए तो वहां पर सड़क पे लोग रुक जाएंगे। मतलब इस तरीके का उनका एक ऑरा है, अगर बंगाल में बात करें या कलकत्ता में बात करें। तो कमाल के टीचर्स, एब्सोल्युटली कमाल के टीचर्स। एंड हमारे इकबाल अहमद साहब हमारे इंग्लिश में हमारे टीचर थे। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिला। कनीज मैम उनकी बहन, उनसे भी हम लोग मिलने के लिए गए घर पे। मेरी वाइफ भी एक्चुअली इंग्लिश में उन्होंने एमए किया है अलीगढ़ से, तो हम दोनों को पढ़ाया था उन्होंने।
तो इकबाल अहमद साहब ने इतनी कमाल की बात हमें बताई हमारे एक लेक्चर में, जो कि हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा कि इंसान गलतियां करता है, इंसान और एंजल में डिफरेंस ये है कि इंसान जो है वो गलतियां करता है, एंजल कोई गलती नहीं कर सकता। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंसान गलती करेगा, लेकिन इंसान के अच्छे एस्पेक्ट्स भी होंगे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स विद देयर फ्लॉज एंड देयर गुड पॉइंट्स। एंड वो जितने ड्रामेटिक तरीके से वो कहते थे इस बात को, दैट वाज अनफॉरगेटेबल। सो अलीगढ़ इज मैसिव। मतलब मैं तो अभी भी जब अलीगढ़ जाता हूँ, मैं अभी इस महीने जाने वाला हूँ, तो मेरा शगल होता है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं गेम्स कमेटी जाता हूँ, मैं वहाँ पर रनिंग करता हूँ। अभी भी सब लोग वहां पर जानते हैं, तो वहाँ जिम्नेजियम में एक्सरसाइज में करता हूँ, कोई कुछ नहीं कहता है। सो वो जो आपका इतने साल पहले छोड़ा, लेकिन जो अभी जो एक लोगों की मोहब्बत है, जीसी में चले जाइए, आप लोग मिलते हैं, कनेक्शन है जो, तो यही अरे कमाल का कनेक्शन, ये कमाल का कनेक्शन है। मतलब मैं अभी उससे जमा से मेरी बात हो रही थी, जमा हबीब से, जो आपके बड़े जी तो जमा ने एक बहुत उम्दा बात करी कि अलीगढ़ के कल्चर को उसने बहुत अच्छे अल्फाज में यूं कहा कि अगर आप रैंडमली किसी लड़के को वहां से पिक कर लें तो 52 एपिसोड का सीरियल वो वैसे ही लिख सकता है। यानी अरे बहुत ज्यादा, तो नहीं वहाँ नहीं, का इसमें कोई डाउट ही नहीं। जो कल्चर, वहाँ का ढाबे का कल्चर है, जो वोकैबुलरी वहाँ पे ढाबों पर सेंस ऑफ एनरिच ह्यूमर, होती है, सेंस ऑफ सेंस ह्यूमर ऑफ कमाल ह्यूमर जो है स्टिल। जी। थैंक यू फरीदून, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, अरे बहुत मुझे भाई, मजा थैंक यू सो आया। मच। और वक्त काफी माशाल्लाह हो गया, बातचीत में पता ही नहीं चला। और आई विश यू लक और बहुत सारी दुआएं आपके सारे एंडेवर्स में, एंड विल स्टे कनेक्टेड इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट, खास तौर से इस किताब के लिए। जब ये शाया हो जाए तो आप बताइएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आपको एक कॉपी भेजूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। सो टेक केयर, एंड फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं फिर किसी और मोड़ के ऊपर थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक वेरी यू फॉर मच। हैविंग खुदा मी। हाफिज, खुदा हाफिज।